हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12 मैट्रिक्स पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैट्रिसेस 10 से 12 मार्क्स का आता है बोर्ड में, और इसके आगे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स का रीढ़ की हड्डी बन चुकी है मैट्रिसेस, ऐसा काम करती है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक है जिसने बोला था, गॉस ने बोला था कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथमेटिक्स तो ऑल साइंसेस की क्वीन है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है किसने ये भी बोला है, मैट्रिसेस इज़ द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैट्रिसेस बहुत भयंकर तरीके से इन्वॉल्व है पूरी मैथमेटिक्स में। फ़िलहाल हमें वहाँ तो नहीं जाना है, देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इंक्लूड होती है बाद में। अभी हम शुरू करते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो मैट्रिसेस बच्चों कुछ इस फॉर्म की होती है। एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे मतलब एक व्यू, एक संरचना, है ना। और उसके अंदर कुछ एंट्रीज लिखी होती है रो और कॉलम की फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ लिख दूँ 2 3 1 0 -1 2 7 6 1 1 3 4, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। कुछ भी एंट्री हो सकती है। तो एक रेक्टेंगुलर एरे है, और इसमें जो नंबर्स लिखे हैं मैथमेटिकल नंबर सिंपल, वो किस फॉर्म में लिखे हैं, रो। ये देखो पहली रो है इसकी, इसको बच्चों हम बोल देंगे R1। ये इसकी दूसरी रो है R2। ये इसकी तीसरी रो है R3। और इसमें कुछ कॉलम भी, ये इसका पहला कॉलम है C1, ये इसका दूसरा कॉलम है C2, ये इसका तीसरा कॉलम है C3, और ये इसका चौथा कॉलम है C4। तो मैट्रिक्स क्या है बेसिकली, अ रेक्टेंगुलर अरे विथ some numbers, mathematical numbers which are fixed in definite order, जो इसमें किसी डेफिनेट ऑर्डर में फिक्स है, सिंपल है ना। तो अ रेक्टेंगुलर एरे, डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ये वैसे सिर्फ समझाने के लिए है क्लास 12th में या 10th में डेफिनेशन, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन फंक्शन की फॉर्म में आती है जो होती है फिलहाल, अ रेक्टेंगुलर एरे containing सम एंट्रीज, कुछ भी हो सकती हैं, एक्स वाई जेड, है ना, जरूरी थोड़ी नंबर ही हो। सम एंट्रीज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम की फॉर्म में कुछ एंट्रीज हमारे पास होती हैं, और उससे जो निर्माण होता है, जो चीज़ बनती है, वो मैट्रिक्स है। तो सिंपल अभी हमें मैट्रिक्स को कैसे देखना है बच्चों, ऐसे ही देखना है कि हमारे पास कुछ रो हैं, कुछ कॉलम है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें कितनी रो है बच्चों, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो हम इसे बोलेंगे, इसमें रो हमारी 3 है, रोज़ हमारी कितनी है 3, कॉलम हमारे कितने हैं 4। तो हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये मैट्रिक्स जो है 3/4 की, 3 × 4 नहीं बोलना, 3/4 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स 3/4 की है। पहला नंबर रो को बताता है, दूसरा नंबर कॉलम को बताता है। पहला नंबर रो को बताएगा, दूसरा नंबर कॉलम को बताएगा। तो अब हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे मैट्रिक्स का, कि एक मैट्रिक्स का कोई जनरल फॉर्म होगा कैसे, वो किस तरह की होगी, ठीक है। जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का कैसे होता है, तो जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म, अब हमें ये तो पता चल ही गया है कि एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की होगी, उसमें कुछ रो होंगे और कुछ कॉलम होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ जिससे हमें आसानी रहे। यहाँ पे मेरी रो 1 होगी, यहाँ पे मेरी सपोज रो 2 है, यहाँ पे मेरी रो 3 है, थर्ड रो हो गई, और ऐसे करते करते यहाँ मेरी कोई लास्ट रो होगी जिसे मैं Rn बोलूँगा या M बोल दूँगा, M रोज़ हैं। यहाँ पे मेरा कोई कॉलम होगा 1, फिर मेरा कॉलम होगा 2, फिर कॉलम होगा 3, और ऐसे ऐसे करते करते मेरा कोई कॉलम होगा, nth कॉलम होगा, कुछ रो होंगी, कुछ कॉलम होगा। अब बच्चों, पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं A11। पहली रो में है और पहले कॉलम में है। पहली रो और दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं A12, फिर इसी तरह A13 और A1M, फिर यहाँ पे आएगा A21 A22, यहाँ पे n आएगा, सॉरी, A23 डॉट 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 A2n। मैं लिख ही देता हूँ, मेरा इसमें थोड़ा सा
गलत हो रहा है, ये मैं पहले एक एग्जांपल से आपको सिंपल समझा देता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो भी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3214160410953211, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रो वाइज नाम देता हूँ, ये मेरी R1 है, ये मेरी R2 है, ये मेरी रो 3 है, ये मेरी रो 4 है, ऐसे होगी रो। कॉलम क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अब बच्चों इस वाले को देखो, पहले एलिमेंट को, ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, तो हम इसे A11 बोलते हैं। A11 पहला लेटर जो होता है यहाँ पे, ये जब मैं लिखूंगा A11 तो ये पहला वाला रो को दिखाएगा, दूसरा वाला कॉलम को दिखाएगा, मतलब पहली रो का और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ये जो दूसरा एलिमेंट है ये पहली रो में है तो A1, क्योंकि पहली रो में है तो 1, पहला वाला जो लेटर है रो को बताएगा, और दूसरे कॉलम में है तो 2, तो इसे A12 बोलेंगे। इसी तरह तीसरे वाले को बोलेंगे A13, क्योंकि ये है तो पहली रो में और ये थर्ड कॉलम में। तो हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ जितने भी एलिमेंट है वो पहली रो के हैं, तो यहाँ पहला लेटर 1 ही आएगा, फिर A14 आएगा, और ऐसे करते करते A1n आ जाएगा कि मेरे पास अगर n कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, nth कॉलम, तो ये nth कॉलम की एंट्री होगी। जैसे 10 पे खत्म हो गया तो A10 1 हो जाएगा, है ना। 11 पे खत्म हो जाएगा तो A1 11 हो जाएगा, इस तरीके से खत्म हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सेकंड रो में चलते हैं। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, और सेकंड रो का nth एलिमेंट। सिमिलरली हम थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और थर्ड रो nth कॉलम, एंड सो ऑन। लास्ट पे आते आते जब मेरे पे कोई mth रो बनेगी तो mth रो का फर्स्ट एलिमेंट, mth रो का सेकंड एलिमेंट, mth रो का थर्ड एलिमेंट, एंड सो ऑन, mth रो का nth एलिमेंट। तो ये हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारा पता नहीं है हमें कहाँ तक जाना है। तो हुआ क्या, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये mवे नंबर की रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये nth नंबर का कॉलम। इसमें कितनी एंट्री होंगी, जैसे मैं यहाँ देखूँ कितनी रो हैं, 4, कॉलम कितने हैं, 4, तो इसमें बच्चों 16 एंट्री होंगी, 4 × 4 16 एंट्रीज होंगी। इसमें कितनी रो हैं, m, और कॉलम कितने हैं, तो इसमें एंट्रीज कितनी होंगी, m × n एंट्रीज होंगी। ध्यान दें कि टोटल एंट्रीज इतनी होंगी। जैसे किसी मैट्रिक्स में 5 रो और 6 कॉलम है तो उसमें 30 एंट्री होंगी, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि ये जो पहला वाला लेटर हम यहाँ लिख रहे हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक मूव कर रहा है, 1 2 3 4, ये बच्चों रो के बराबर है, रो तक मूव करेगा m तक। ये जो दूसरा वाला लेटर है 1 2 3 4, ये कॉलम के नंबर तक जाता है। अब इसी को हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं किसी मैट्रिक्स को। A = एक स्मॉल बॉक्स बना के Aij, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं m × n। इसका मतलब है A कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। क्या है, m बताता है बच्चों रो कितनी रोज हैं, और n बताता है बच्चों कॉलम कितने कॉलम हैं, ठीक है, रोज और कॉलम बताता है। तो m हो गया रो, n हो गया कॉलम। ये जो i है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेके m तक जाती है। जैसे यहाँ जा रही है 1 2 3, जितनी रोज हैं, तो i कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, i की वैल्यू 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगी बच्चों, m तक। और ये जो j है इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 2 3, कहाँ तक जाएगी, n तक, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 से लेके m, j की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन है मैट्रिक्स को दिखाने का। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब उसमें ये इतनी रोज हैं m, इतने कॉलम्स हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये लिखा है सपोज A = Aij 2/3, तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स होगी कुछ, उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम, ठीक है ना। 2 रो होंगी, पहली रो, दूसरी रो, और कॉलम कितने होंगे, 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पहली एंट्री आएगी A11, ठीक है, A12 A13, फिर आएगी A21 A22 A23,
यहाँ मैंने कुछ, ठीक है, तो बस यही आएगा। 2 रो बननी थी, 2 रो बन गई। कॉलम 3 बनने थे, कॉलम 3 बन गए। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें कितनी एंट्रीज हैं? 6 एंट्रीज हैं। तो ऑर्डर आता है बच्चों अब इसमें कि हमें ये पता चलेगा कि हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं इस तरीके से। तो इसमें एक चीज़ आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता क्या है? तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बच्चों m बाय n बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, m बाय n। m नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो के लिए मैं r लिख देता हूँ, कॉलम के लिए मैं c लिख देता हूँ। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, इस पे ध्यान देना है। अब है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमें पढ़नी है कि किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स वो होती है बच्चों जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया 1 2 3, तो आप इसमें देख सकते हो रो तो एक ही है, कॉलम कितना है? 1 2 3। कॉलम ऐसे होते हैं 1 2 3। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2, ये भी रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये लिख दिया 0 0 0 0, कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर, ये भी रो मैट्रिक्स। तो जिसमें केवल एक रो है, कंटेनिंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो है, एक रो। कॉलम कितने हो सकते हैं? कॉलम कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या है, केवल एक ही रो है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे बच्चों? इसे ऐसे लिखा जाएगा A इक्वल टू A1J 1 बाय n। तो J इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि भाई रो तो एक ही है ना, तो अब ये तो वेरी करेगा नहीं, एक ही रहेगा। A11 A12 A13, 1 तो 1 रहेगा बस, पहला वाला एलिमेंट। m की वैल्यू 1 हो गई, रो की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है ना। ऐसा ना समझे कि ये वेस्ट है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं सारी, जो आप स्किप करके निकल जाते हो कि इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो, ये पढ़ लो। ऐसा नहीं करना चाहिए, और कर भी लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा मेरे को। हाँ। कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, तो बच्चों कुछ ऐसे बनेगी, देखो 3 2 4 1 ऐसी बनेगी, है ना। इसमें एक कॉलम है 2 3 7, ये कुछ भी हो सकता है नंबर, 0 0 0 0 0, ये। तो ये हमारे इसमें एक ही कॉलम है। रो तो इसमें कितनी, 1 2 3 4, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। इसमें 1 2 3 3 रो, 1 2 3 4 5 5 रो, है ना। तो रोज तो बहुत सारी है, कॉलम एक है। तो इसको लिखेंगे कैसे इस मैट्रिक्स को? क्योंकि इसमें रो तो हैं बहुत सारी, तो आई आएगा। कॉलम एक ही है तो 1 आ जाएगा। m क्रॉस 1 आ जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला लेटर तो है ही नहीं। हाँ, आई की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके m तक जाएगी, क्योंकि इसमें रो वेरी कर रही हैं, रो की संख्या बढ़ रही है या रो ज़्यादा है, और कॉलम तो एक ही है। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसमें नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बच्चों वो होती है जिसकी सारी एंट्री 0 होती हैं, ठीक है। ऑल एंट्रीज आर 0, जिसकी सारी एंट्री 0। अब वो कैसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, उसका कोई लेना देना नहीं है, रो होगी कॉलम होगी। ये भी नल मैट्रिक्स है, इसकी भी सारी एंट्री 0 है। मैं 2 बाई 2 की बना दूँ, 0 0 0 0 0 0 या 0 0 0, ये भी। बस हम इसे बोलेंगे कितनी, ये नल मैट्रिक्स है 1/3 की, क्योंकि इसमें एक रो 3 कॉलम है। ये इसमें 3 रो हैं, ये 3/1 की है, ये 3/3 की है ना। तो नल मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स वो है जिसकी सारी एंट्री क्या है, 0। वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसकी सारी एंट्री क्या है, 0। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल O लेटर से, O। तो जैसे O 2/3 लिखा है, तो इसका मतलब है एक हमारे पास 0 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ऐसे 2 रो हो गई, इसमें 1 2 और कॉलम 1 2 3 हो गए, ठीक है। तो इसको O से डिनोट कर देते हैं, आपको बोल देगा कि ये मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, इसके लिए सिंबल हमारे पास O है।
उसके बाद है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें बच्चों रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे 2 1 0 1, देखो 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। 3 1 0 3 0 1 -1 2 0, कुछ भी एंट्री लिख रहा हूँ मैं रैंडमली। ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए स्क्वायर है, रो और कॉलम बराबर है। 1 2 3 3 रो कॉलम, 1 2 3 3 कॉलम, ये 3 बाई 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखेंगे AIJ, ये तो चलेगी ही, n क्रॉस n लिख देते हैं, क्योंकि रो और कॉलम दोनों बराबर हो गए, रो और कॉलम बराबर हो गए। और I और J की वैल्यू क्या है, अब 1 2 3 से लेके दोनों की वैल्यू n तक है। भाई रो में भी ये वैल्यू 3 तक जाएगी, 1 2 3, कॉलम में भी 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का नोटेशन है, जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। रो और कॉलम बराबर होंगे, उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज़ और आती है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, उसमें होता है डायगोनल एंट्री, डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल की बात हम तब करते हैं जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स लूँ 2 1 3 0 1 2, तो इसमें डायगोनल नहीं बनेगा, ये इतना, ये डायगोनल नहीं है क्योंकि नीचे एंट्री छूट गई है, थर्ड एंट्री भी होनी चाहिए थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी डायगोनल एंट्री डिफाइन होती है, जैसे ये लिख दिया। तो जब ये राइट साइड से हम ये ऐसे करते हैं, ये होती है इसकी डायगोनल एंट्रीज, जो डायगोनल पे मिलती हैं। ये वाली नहीं, ध्यान रखना, ये इस प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे। तो ये जो इसकी एंट्रीज हैं, ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इसे बोलते हैं डायगोनल एंट्री। ये वाली एंट्री कौन सी बच्चों, पहली रो पहले कॉलम की A11, ये वाली कौन सी होगी, दूसरी रो में है दूसरे कॉलम में, तो इसे A22 बोलेंगे। इसी तरह इसे क्या बोलेंगे, A33। तो डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज AIJ को डायगोनल एंट्री बोलेंगे। देखो AIJ ये सारे नंबर हैं, इनमें से ही कुछ एंट्रीज डायगोनल हो जाती है। कौन सी, जिसमें ये I और J बराबर हो जाते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3, ये AIJ डायगोनल एंट्री इफ़ I इक्वल टू J, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसे हम डायगोनल एंट्री बोलते हैं। तो डायगोनल एंट्री हमारी क्या होंगी, A11 पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, A22 A33, और अगर 4 ऑर्डर किए तो A44, ऐसे, ठीक है। लेकिन हमेशा किसके लिए होती है, ऑलवेज, नोट करके लिखो, ऑलवेज डिफाइन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डायगोनल एंट्री होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डायगोनल एंट्री होती है और किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये डायगोनल एंट्री इंपॉर्टेंट था, तो इसकी डायगोनल एंट्री के हिसाब से ही हमारी एक मैट्रिक्स आती है जिसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल डायगोनल एंट्री को छोड़ के या डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी सब जीरो हो। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 -1। हम इसकी डायगोनल को लेते हैं, ये हमारा डायगोनल हो गया, ये डायगोनल एंट्री होगी। इसको छोड़कर, इस डायगोनल को छोड़कर इसके अलावा जो भी एंट्री है ऊपर की नीचे की, वो सारी क्या हो, जीरो। ध्यान दो, डायगोनल को भी छोड़ दो, इसके बाकी की एंट्री क्या हो, जीरो, या नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। तो जिसमें क्या होती है, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। ऑल नॉन डायगोनल एंट्री, जिस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाए, तो हम उसे डायगोनल एंट्री, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डायगोनल एंट्री क्या है, दैट इज, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, AIJ, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो जीरो हैं इफ I नॉट इक्वल टू J, इफ I नॉट इक्वल टू J, ठीक है ना। देखो ये तो A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A22 है,
ये A33 और ये A44, ये है A12, इसमें I और J बराबर नहीं है, सब्सक्रिप्ट बराबर नहीं है। तो वो सारी एंट्री जिसके लिए I और J बराबर ना हो, तो नॉन डायगोनल एंट्री को हम ऐसे लिखते हैं। ये हमें बता रहा है नॉन डायगोनल एंट्री। कैसे बता रहा है? क्योंकि I और J बराबर नहीं है, जिसमें I और J बराबर हो जाएंगे वो डायगोनल एंट्री हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो? 0 हो, उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस पे देखते हैं डायगोनल। डायगोनल एंट्री बच्चों कुछ भी हो सकती है, नॉन डायगोनल 0 होनी चाहिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 0 0 0, तो ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें क्या देखना होता है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 हो। डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल 0 हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायगोनल 0 हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अलावा सब 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों 2, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल होने के लिए डायगोनल एंट्री को 0 होना पड़ता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लिया यहाँ पे 1 है, तब कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल को नहीं देखना है डायगोनल मैट्रिक्स में कितनी अच्छी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को नहीं देखना है, उसके अलावा देखना है। उसके अलावा अगर सब 0 तो वो 0 हो जाएगी, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हमें शॉर्ट में डिफाइन करना है तो ऐसे, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, क्योंकि भाई होगी तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर ही होती है ऑलवेज। तो वो डायगोनल होगी अगर उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 हो। ध्यान देना, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो। अब डायगोनल एंट्री के केस बनेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस आया डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगी तो डायगोनल तो कभी भी नहीं हो सकती। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है ना। जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स से ही एक चीज़ निकल के आ रही है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी डायगोनल एंट्री सेम होती है। डायगोनल एंट्रीज ऐसी, मैं लिख देता हूँ, a diagonal matrix with equal diagonal entries या सेम डायगोनल एंट्रीज, सेम लिख दो, सेम डायगोनल एंट्रीज। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात तो डायगोनल होनी चाहिए, है ना। इसको स्केलर मैट्रिक्स पहले क्या होनी चाहिए? डायगोनल। तो डायगोनल होने के लिए ये वाले एलिमेंट छोड़ के सब 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, है ना, ये। और उसकी सारी डायगोनल एंट्री बराबर होनी चाहिए। बराबर होने का मतलब जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसे हम स्केलर बोलेंगे बच्चों। तो स्केलर मैट्रिक्स एक खास तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी ये डायगोनल एंट्री बराबर हो जाती है। ये बराबर है। क्या ये डायगोनल है? यस, ये डायगोनल है। क्यों है? क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्री वो सारी 0 है। तो डायगोनल की शर्त पूरी कर दी। क्या ये स्केलर है? हाँ, ये स्केलर है। एक और में जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ये डायगोनल तो है, ये डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है। स्केलर होने के लिए तीनों एंट्री बराबर होनी चाहिए। डायगोनल होने के लिए बस डायगोनल को छोड़ के या बस ऊपर नीचे की एंट्री हमेशा 0 होनी चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स बच्चों कुछ ऐसी होती है जिसकी सारी डायगोनल एंट्री बराबर होती है। अब देखो, कोई जनरल मैट्रिक्स किस तरह की होगी? मेरी स्केलर होगी, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा, ये सारी, तो ये सारी एंट्री बराबर होगी, ये सारी एंट्री क्या होगी? बराबर। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे? हमें पता चल गया स्केलर मैट्रिक्स में हमारी सारी डायगोनल एंट्री बराबर होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू AIJ सच दैट AII इक्वल टू K, मतलब AII बता रहा है उसकी जो डायगोनल एंट्री है वो तो सारी बराबर है किसी नंबर के, एंड या ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, सच दैट AIJ
दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इसे बुक में कभी कभी। के, इसकी वैल्यू के होगी अगर आई और जे बराबर है, मतलब डायगोनल एंट्रीज हैं ये कैसी एंट्री है, डायगोनल एंट्री। तो यहाँ से ये बता रहा है डायगोनल एंट्री उसकी किसी नंबर के बराबर हो जाएगी। वो के कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, √2 हो सकता है, पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जबकि 0 हो जाएगी कब, अगर आई और जे बराबर नहीं है, नॉन डायगोनल एंट्री, नॉन डायगोनल एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, हमें ये लिखना आना चाहिए कि कैसे हम डायगोनल एंट्री को डिफाइन करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से बनी डायगोनल, डायगोनल वो हैं जिसकी सारी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाएंगी, और डायगोनल कुछ भी हो सकता है। अब डायगोनल में ही अगर हम एक कंडीशन लगा दें जिसके सारे डायगोनल इक्वल हो जाएं तो वो स्केलर बन जाएगी। अब स्केलर पे ही अगर एक कंडीशन बन जाए, स्पेसिफिक कंडीशन, कि वो स्केलर जो है, वो जो नंबर है स्केलर जो बराबर है, अगर वो 1 के बराबर हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगला टॉपिक है हमारा इसमें आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है, और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये बच्चों क्या होती है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स विद ईच डायगोनल एंट्री इज 1, जिसकी सारी डायगोनल एंट्री क्या हो जाए, 1। जैसे ये 1 0 0 1, तो देखो डायगोनल तो है ये, क्योंकि भाई डायगोनल को छोड़ के 0 हो गया सब। स्केलर भी है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों 1 के बराबर हैं तो इसलिए ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। जैसे 1 0 0, ये भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। इसे 2/2 की बोलते हैं बच्चों, इसे 3/3 की बोलते हैं। इसे I2 से डिनोट करते हैं। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। इसे I3 से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की। कई जगह पे 3/3 भी लिखा होता है। इसी तरह 4/4 के लिखेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 4th ऑर्डर की है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है केवल एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। तो ये बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, इसी का एक पार्ट है, स्केलर का ही एक पार्ट है आइडेंटिटी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें से वो डायगोनल बन जाएंगी जिसकी नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो, 0। अगर नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाए, नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो जाए, 0, तो वो डायगोनल बन जाएगी। ठीक है, अब अगर डायगोनल एंट्री सारी सेम हो जाए, डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो जाए, तो वो बन जाती है बच्चों हमारी स्केलर मैट्रिक्स। और अगर वो सारी किसी नंबर के बराबर बन गई थी, है ना, अगर वो सारी डायगोनल इक्वल एंट्री वो किसके बराबर बन जाए, यानी कि जो के है हमारा वो 1 के बराबर आ जाए, तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है, यस होती है। डायगोनल होती है, हाँ होती है। स्क्वायर होती है, हाँ होती है। तो नीचे से ऊपर जाने पे सब होगी, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे हम कह नहीं सकते। बहुत सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो डायगोनल नहीं होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं जो स्केलर नहीं होगी। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया ही था कि जैसे आपसे पूछे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बताओ जो डायगोनल ना हो, तो आप ऐसे लिख दो 2 3 1 4। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है, क्योंकि भाई इसमें डायगोनल होने के लिए 0 होना था। ऐसा डायगोनल बताओ जो स्केलर ना हो, तो ये लो, ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। ऐसी स्केलर बताओ जो आइडेंटिटी ना हो, तो ये लो, ये स्केलर है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है। तो ऊपर से तो हम बहुत सारी मैट्रिक्स बना सकते हैं, नीचे से ऐसी आइडेंटिटी बताओ जो स्केलर ना हो ही नहीं सकती। आइडेंटिटी हमेशा ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो आज का बच्चों टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।